12th क्वेश्चन करते हैं। ए पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कन्वेक्स मिरर। हैविंग इक्वल फोकल लेंथ एफ, ठीक है। दो कन्वर्जिंग मिरर हैं, एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर ये है और एक कनकेव मिरर ये है, ठीक है। और इन दोनों की फोकल लेंथ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है आपको एफ है, ठीक है। एज शोन इन ए फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी। ये जो दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन है ये है डी। आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म होनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से होना है कि एक ही इमेज फॉर्म होनी है, ठीक है। और ये जो सोर्स है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, दोनों मिरर के एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, यानी dy2 डिस्टेंस यहाँ से होगी और dy2 डिस्टेंस यहाँ से होगी, ठीक है। ये सिचुएशन जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्री से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जब अगर ये सिचुएशन सिमेट्रिक है और आप चाहते हो एक ही इमेज फॉर्म हो, तो एक ही इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब वो इमेज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बने। क्यों? अगर वो इमेज इस तरफ बन रही है तो सिमेट्रिक सिचुएशन होने की वजह से एक इमेज इस तरफ भी बनेगी। अगर मैं मान लूँ कि कोई इमेज आई यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक इमेज आई बन रही है तो डेफिनेटली एक इमेज आई यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इमेज एक ही फॉर्म होनी है, तो एक इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब वो एग्जैक्टली कहाँ बने, मिड पॉइंट पे बने। यानी आपको एक ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है जिस पे इमेज भी कहाँ बन रही है, सोर्स के एग्जैक्टली ऊपर ही बन रही है। जहाँ पे सोर्स रखा है वहीं पे क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये सिचुएशन आपको सोचनी है, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से दो केसेस पॉसिबल हैं इसमें। आप चाहते हो कि सोर्स पे ही इमेज बने, तो ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर जैसे मान ले ये कनकेव मिरर है और जो सोर्स है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर सोर्स कहाँ रखा है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो सोर्स से जाने वाली कोई भी लाइट रे मिरर पे जब हिट करेगी तो परपेंडिकुलरली हिट करेगी, और जब मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट करेगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। कोई भी लाइट रे जाएगी तो मिरर पे कैसे हिट करेगी, परपेंडिकुलरली, और जब परपेंडिकुलरली हिट करती है किसी भी मिरर पे नॉर्मल के अलोंग, तो उसी नॉर्मल के अलोंग वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे सोर्स है उसी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज आ रही हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे सोर्स होता है उस पॉइंट पे इमेज कब बनती है, जब वो सोर्स कहाँ रखा हो, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो एक केस यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पॉइंट एस है, ये जो सोर्स एस है, वो इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो और इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। एक मिरर यहाँ है और एक मिरर ये यहाँ है, और आप चाहते हो एक ही इमेज फॉर्म हो, तो सिमेट्री की सिचुएशन की वजह से वो जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म होगी, इन दोनों के मिड पॉइंट पे। और मिड पॉइंट पे क्या रखा है, आपका सोर्स, और वहीं पे क्या फॉर्म होगी, आपकी इमेज, ठीक है। तो ये सोर्स क्या हो, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 टाइम्स एफ। तो यहाँ से कोई भी लाइट रे जब अगर जाएगी तो परपेंडिकुलरली हिट करेगी और उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी, क्लियर। इसी तरह से अगर ये पॉइंट इस मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से भी जो भी लाइट रे जाएगी वो परपेंडिकुलरली हिट करेगी और वैसे ही वापस आ जाएगी। तो यहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो जो डी आया आपका वो कितना आ गया, 4 टाइम्स एफ। एक सिचुएशन तो ये सिंपल बन रही है जिसमें एक ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और डिस्टेंस डी किसके बराबर आ जाएगा, आपका 4 टाइम्स एफ के बराबर, क्लियर। तो एक आंसर तो आपको ये मिल जाएगा, पार्ट ए कह देते हैं इसको। अच्छा, एक सिचुएशन और भी हो सकती है, ढंग से समझना है आपको। अगर ये पॉइंट इन दोनों मिरर के लिए फोकस हो, ढंग से समझो आप, अगर ये पॉइंट जो है वो इस मिरर के लिए भी फोकस है और इस मिरर के लिए भी क्या है, फोकस है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के बराबर होगी और ये डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के बराबर होगी, तो क्या होगा सिचुएशन, तो फोकस से जो भी लाइट रे जाती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, क्लियर। फोकस से जो भी लाइट रे जाएगी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा इस मिरर पे पहुंचते हैं तो क्या होगा,
इस मिरर के लिए ये जो लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो इस सिचुएशन में भी इमेज आपकी एक ही फॉर्म होगी, यहाँ से लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जब कोई लाइट रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो कहाँ पे मीट करेगी, डेफिनेटली फोकस पे मीट करेगी। ऐसा भी हो सकता है इधर से लाइट रे जाए, तो जब इधर से लाइट रे जाएगी तो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइट रे जब कोई दूसरे मिरर पे जाके हिट करती है तो वो कहाँ से पास करेगी, उसके फोकस से पास करेगी। तो चाहे लाइट रे इधर से जाके रिफ्लेक्ट होकर इधर से आए तो भी एक इमेज बन रही है, और यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होकर इधर से लाइट रे आ रही है तो भी वही इमेज बन रही है, ठीक, उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस केस में भी एक ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये सिचुएशन अलग है। इसमें ये एस पॉइंट जो है, जो सोर्स है आपका, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो फोकस पे लाई कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के बराबर होगी और ये डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो इस केस में जो डी आपका आएगा वो किसके बराबर जाएगा, 2 टाइम्स एफ के बराबर। तो ये बी पार्ट का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, यानी दो सिचुएशन पॉसिबल हैं जिसमें एक सिंगल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। एक केस में वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो डी आपका 4f के बराबर हो रहा है, और दूसरे केस में वो जो पॉइंट है वो दोनों मिरर का फोकस है, तो डी आपका 2f के बराबर आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 पार्ट्स में है बेसिकली। सेटअप क्या है, सेटअप में एक कन्वर्जिंग मिरर M1, ए पॉइंट सोर्स S एंड ए डाइवर्जिंग मिरर M2। सेटअप आप देखो इसमें जरा, एक कन्वर्जिंग मिरर ये है M1, ठीक है, क्या नाम है इसका, M1। एक डाइवर्जिंग मिरर है ये है M2, और ये आपका सोर्स है S। ठीक, सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। M1 से कितना दूर है ये, तो ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको दी गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। दोनों मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कंसिडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाई मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, आपको जो इमेज फॉर्मेशन करना है वो मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन से फॉर्म करना है, यानी एक बार लाइट रे यहाँ से जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर कहीं इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इधर से जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इमेज कहीं फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको 2 रिफ्लेक्शन, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से गई रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इमेज फॉर्मेशन करना, नहीं, मैक्सिमम आपको 2 रिफ्लेक्शन यूज़ करना है, एक बार इससे और एक बार इस मिरर से। ठीक है, तो कह रहे हैं वो, इट इज़ फाउंड दैट 1 इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। ठीक है, ये कंडीशन दी है कि एक इमेज फॉर्म होती है, और वो भी कहाँ पे फॉर्म होती है, ऑन द सोर्स इटसेल्फ, सोर्स पे ही फॉर्म होती है। अब आपको फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करना है, उसमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स, दोनों मिरर्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं सिंपल। पहले लाइट रे यहाँ से आएगी, उधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस हमें ये डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और फिर कहीं इमेज फॉर्मेशन होगा। कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। किस मिरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले मिरर M1। ठीक है, v आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझनी है, जब हम M1 यूज़ करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसमें इस केस में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इस मिरर के लिए बात करेंगे तो इस केस में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग डील करेंगे। पहले हम M1 के लिए डील कर रहे हैं, तो ये हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। इसमें इस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो U क्या है, U है आपका -30
और एफ फोकल लेंथ फोकस इसका इसी तरफ लाई कर रहा होगा, नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, वैसे भी कनकेव मिरर है पता ही होता है आपको, -20। तो यहाँ से जो v आने वाला है आप इसको सॉल्व करोगे तो v जो आएगा आपका वो आएगा आपका -60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो -60 का माइनस साइन तो ये बता रहा है कि इस तरफ कहीं लाई कर रहा होगा और 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ढंग से समझो, ये डिस्टेंस यहाँ पे 30 है और 30 और इस तरफ कहीं होगा इमेज। ठीक है, जो इमेज बनेगी यहाँ से 30 डिस्टेंस पे और कहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट रे आएगी और ये यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस एस से ये डिस्टेंस कितनी होगी 30, क्योंकि टोटल यहाँ से 60 है, ये 30 आपको पता ही है, तो रिमेनिंग भी कितनी बचेगी 30। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, तो ये बचेगी आपकी 30 माइनस एक्स। क्लियर? इन तीनों डिस्टेंसेस को आप ऐड करो, 60 हो जाएगा 30 प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60, और वही आपका आंसर आया। ठीक है, लेकिन ये इमेज फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले क्या मिल जाएगा, इसको एक और मिरर मिल जाएगा। तो यहाँ से लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट होगी और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया एक ही इमेज फॉर्म हो रही है और वो कहाँ पे हो रही है, सोर्स पे हो रही है। तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनल जो इमेज होगी आई डैश अगर इसको बोलें तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो सोर्स पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब जरा M2 के लिए इक्वेशन लगाते हैं। वही इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है? ठीक है, अब साइन कन्वेंशन समझो, लाइट रे की इंसिडेंट की डायरेक्शन ये है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि मिरर इस तरह से रखा हुआ है आपका। ठीक है, तो v जो है इमेज फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हो रहा है फाइनल इमेज फॉर्मेशन। ये जो i है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और i डैश क्या होगी, वो इमेज का काम करेगी। ठीक है, तो v कितना होगा इसके लिए, तो v जो होगा वो होगा -x प्लस u कितना होगा, तो u आपका जो होगा वो होगा प्लस का 30 माइनस एक्स, और फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी 1/20। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/30 माइनस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम ले लेते हैं, 30 माइनस एक्स इंटू एक्स, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 30 माइनस एक्स। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ऊपर आपका आ जाएगा 2x माइनस 30 और नीचे आपका आएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ है 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इस तरफ हो गया 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे 20 और 30, तो x प्लस 30 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 20। तो यहाँ से दो आंसर आने वाले हैं, एक आपका आ जाएगा x इक्वल टू 20 और एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 30। अब एक चीज़ समझो, x तो हमारे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि विद साइन हमने यहाँ पे पुट किया ही हुआ है। ठीक है, x हमारे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो विद साइन तो हमने पुट किया हुआ है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे लिए सिर्फ क्या आंसर आना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन कि हमने अपने आप ही साइन पुट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। इसका मतलब दोनों मिरर के बीच का जो सेपरेशन पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा, वो 50 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। यानी अगर M2 से सिंगल रिफ्लेक्शन हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो अब आपको M2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता लग गई है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। M2 की फोकल लेंथ पता है, तो आप इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, u कितना है तो वो आपको पता लगा लिया आपने, 20 सेंटीमीटर आया और वो नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर होगा। इक्वल टू फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है,
तो यहाँ से आप v फाइंड करोगे तो 1/v आ जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/20 तो वो 1/10 हो जाता है, यानी v आपका आ गया +10 सेंटीमीटर। यानी अगर आप सिर्फ M2 को कंसीडर करोगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज होगी मिरर के इस साइड में, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगी ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। ठीक है, ये रिजल्ट आप बिना कैलकुलेशन के भी फाइंड कर सकते हो। देखो जरा, अगर हम वापस जाते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ M2 से इमेज फॉर्मेशन कराना है तो हम, ये सोर्स है आपका, तो हम मानेंगे ये लाइट रे इस तरह जा रही है, तो इसको तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। आप जरा देखो, जब यहाँ पे ये सोर्स था और ये इस तरह से पहले इमेज फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि लाइट रे मान लिया यहाँ से ऐसे जा रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ रही है ये। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इसको हम अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर आई आपका एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो आई डैश क्या हो जाएगा, इमेज। लेकिन अगर आई डैश को आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो आई क्या हो जाएगी, आपकी इमेज। वो ऑब्जेक्ट की तरह इसलिए ट्रीट होगा क्योंकि आई डैश पे ही उसी पॉइंट पे सोर्स भी है आपका। तो अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी और इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको इसको पीछे एक्सटेंड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी आपकी इमेज। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है 30 - x, और x आपका कितना आया था, तो वो 20 सेंटीमीटर आया था। तो 20 सेंटीमीटर पुट करोगे तो 30 - x कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो कि अगर हम s को सोर्स मान के सिर्फ एक रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं M2 से, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, और वो ये डिस्टेंस कितनी होगी, +10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A light ray falling at an angle 45 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter is refracted into it at an angle of 30 degree। ठीक है, जो सरफेस है उससे 45 एंगल पे वो इंसिडेंट कर रही है एक लाइट रे। ठीक है, तो अगर सरफेस से एंगल 45 है, क्लीन स्लैब है वो, सरफेस से एंगल 45 है, तो नॉर्मल से एंगल कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल से भी एंगल कितना होगा आपको, 45 डिग्री। क्लियर। और जब वो रिफ्रैक्ट कर रही है तो जब स्लैब में अंदर जाएगी तो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट कर रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वो कितना दिया, वो दिया आपको 30 डिग्री। इस तरह से स्लैब की थिकनेस दी है आपको 1 मीटर। ये जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी दी है आपको, वो दी है 1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रेज टू क्रॉस द स्लैब। इस स्लैब को क्रॉस करने में, इस पाथ के अलोंग लाइट रेज स्लैब को क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपसे पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे डिवाइडेड अपॉन स्पीड कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के, और स्पीड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सिंपल है, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर आया। इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है जिसको हमने क्या बोला है, डी। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल पता है आपको, ये 1 मीटर पता है, ये डी फाइंड करनी है, तो हम लगाएंगे cos 30, क्योंकि आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो अगर यहाँ लिखें cos 30 हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 मीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका डी। तो cos 30 जो होता है वो होता है √3/2 = 1/d। तो यहाँ से d जो आया वो आपका आ गया 2/√3 मीटर्स। क्लियर, d पता लग गया आपको। म्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 1 sin 45 डिग्री = म्यू sin 30। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, एयर से आ रही है वो। 1 sin 45 डिग्री = म्यू sin 30। तो म्यू यहाँ से आ गया sin 45 sin 30, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 45 होता है 1/√2 = म्यू टाइम्स sin 30 होता है हाफ। तो 2 इधर जाएगा तो म्यू की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई √2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू कितना है √2। बस डिस्टेंस पता लग गई आपको, स्पीड पता लग गई, अब सिर्फ क्या फाइंड करना है आपको, टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आई थी, डिस्टेंस आई थी 2/√3, और इसको किससे डिवाइड कर देना है, स्पीड। स्पीड कितनी है, तो वो है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई √2, तो ये √2 ऊपर आ जाएगा आपको। तो ये आपका आ गया 2√2 डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू 10⁻⁻8। अगर इसको नैनो सेकेंड्स में लिखना है तो यहाँ पे 20 कर देते हैं और यहाँ पे 10⁻⁻9 कर देते हैं, तो ये आपको बन जाएगा 20√2 डिवाइडेड बाई 3√3 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो कैलकुलेटर की हेल्प से या आप खुद भी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर stands half dipped in a swimming pool with water level 50 सेंटीमीटर higher than the bed। ठीक है, 1 मीटर का पोल है, आधा डूबा हुआ है पानी में, स्विमिंग पूल में। ठीक है, तो जरा अगर देखें कुछ इस तरह से है, ये पोल है, इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है और ये स्विमिंग पूल में आधा डूबा हुआ है, मतलब कहीं यहाँ तक जो है स्विमिंग पूल का लेवल है। तो ये ज़मीन से कितना ऊपर होगा, स्विमिंग पूल बेड से कितना ऊपर होगा, तो ये 50 सेंटीमीटर ऊपर होगा, इस तरह से। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 लिख लो या 4/3 लिख लो आप इसको। एंड सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे सनलाइट आ रही है, तो वो जो है एंगल वो 45 डिग्री है। ठीक है, ये सनरेज आ रही हैं और ये कितने एंगल पे आ रही हैं, वर्टिकल से 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से भी कितना एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहीं सन होगा, वो सनरेज आ रही हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड। जो पोल की शेडो की लेंथ आपको बतानी है बेड पे, स्विमिंग पूल के बेड पे, स्विमिंग पूल के बॉटम पे पोल की जो शेडो पड़ेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ढंग से समझना है आपको, ये जो लाइट रे हैं वो तो हिंडर हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ ये लाइट रे होगी जो फर्स्ट लाइट रे होगी जो कि पोल की शेडो की लेंथ को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, ये लाइट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर जाएगी, मान ले ये लाइट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, तो इतनी क्या हो जाएगी, पोल की शेडो की लेंथ। ठीक है, तो जरा इस लाइट रे की अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो ये 45 के एंगल पे आ रही है, तो ये सीधे 45 के एंगल पे आती जाएगी। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनाते हैं इसको। ये 45 के एंगल तक यहाँ तक आएगी, लेकिन उसके बाद फिर इसका पानी में रिफ्रैक्शन होगा और ये बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ और ये कहीं यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना है, तो 45 हॉरिजॉन्टल से, 45 वर्टिकल से, 45 एंगल है। ये थीटा हम फाइंड कर लेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल लॉ लगा के, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा के, और हमें ये फाइंड करना है कि ये टोटल ये जो है ये शेडो कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ढंग से समझना है, ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी, ये 45 एंगल है। ठीक है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी, यानी ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें बस ये लेंथ और फाइंड करनी है, तो टोटल शेडो जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर प्लस दिस लेंथ, इसको कुछ कह देते हैं एक्स। हमें एक्स और फाइंड करनी है, तो जो टोटल शेडो की लेंथ आएगी एट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल दैट विल बी 50 सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर। सो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। μ1 कितना होगा, 1 होगा क्योंकि वो एयर है, तो 1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो 4/3 दिया है, इंटू साइन थीटा। साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2। तो साइन थीटा यहां से कितना आ गया,
साइन थीटा यहाँ से मिल गया आपको 3/4√2। कोई वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। साइन थीटा पता लग गया आपको, तो आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो। अगर हम ट्राइंगल बना लें एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लिया थीटा है, तो साइन थीटा मिला है आपको 3/4√2। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेन्यूज होगा 4√2। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा? तो बेस होता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 3 3 जा 9, तो बेस आपका मिल गया, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये मिल गया 23। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे? यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे टेन थीटा, क्योंकि हमें टेन थीटा की ज़रूरत है। टेन थीटा कितना आ जाएगा? 3/√23। ढंग से समझना है आपको। टेन थीटा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है, और एक्स फाइंड करना है थीटा, और हमारे पास क्या है? बेस है। ये बेस कितना है इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल में ये जो बेस है ये हमें पता है, ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो आपको क्या चाहिए? टेन थीटा चाहिए। तो मैंने साइन थीटा से क्या फाइंड कर लिया? टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से। और टेन थीटा ही क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स, और बेस कितना है? बेस है आपका 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक्स मिल गया आपको, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 150 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 23 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो शेडो की लेंथ कितनी हो जाएगी? शेडो की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो शेडो की लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर प्लस एक्स। ये पूरी शेडो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 23। अप्रॉक्सीमेट अगर आपको आंसर चेक करना है तो 23 को अगर आप 25 कर लो, सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ जस्ट आंसर चेक करने के लिए 25 कर लें। 25 का अंडर रूट 5 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 30 प्लस 50 यानी 80 सेंटीमीटर, यानी 80 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। ठीक है, और आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना चाहो तो वो भी फाइंड कर सकते हो। तो 80 से स्लाइटली मोर आपको आंसर मिल जाएगा। इतने सेंटीमीटर ये शेडो की लेंथ होगी।